आप सभी को पता है हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि आपका एग्ज़ाम 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए यहाँ पर हम लोग सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करते हैं। देखिए जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी, ठीक है, इसमें बच्चे को केंद्र में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, बच्चे के सीखने पर फोकस होगा, बच्चे को पुरस्कार और दंड देने की बात नहीं करती है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चे को आप पुरस्कार देते हैं बार बार या फिर दंड देते हैं तो फिर क्या करता है बच्चा, या तो पुरस्कार पाने के लिए कार्य करता है या तो फिर दंड से बचने के लिए कार्य करने लगता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। यहाँ पर अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, यही आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है, बाल केंद्रित शिक्षा कहती है कि अध्यापक को कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी जो टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधियाँ हैं, उसको चेंज करनी चाहिए, उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स्ड कर देना चाहिए कि नहीं हम एक ही मेथड से पढ़ाएंगे। ठीक है, नहीं, हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को अलग अलग मेथड से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सी और बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है, नहीं, सिर्फ पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए नहीं उपयोग करना है, कई सारी सामग्रियों का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। यहाँ पर अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। देखिए जब भी बच्चों को अलग करने की बात हो, सेग्रीगेशन करने की बात हो, वर्गीकृत करने की बात हो, तो वो ऑप्शन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये सभी प्रकार के बच्चों को समाहित करने की बात करती है, जो समावेशी शिक्षा है। ठीक है, तो वर्गीकृत करना तो आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, देखिए कल्चरल टूल की बात हुई है यहाँ पर। मैंने आप लोगों को कई बार जो है इस चीज़ को बताया कि जो लेव वाइगोत्स्की है, तीन चीज़ों की बात करते हैं, एक समाज की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं। यानी जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके कल्चर संस्कृति की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके साथ ही साथ जो उसकी लैंग्वेज होती है, जो उसकी भाषा होती है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो कल्चरल टूल की बात क्या करेंगे, कौन करेगा, लेव वाइगोत्स्की करेंगे। सांस्कृतिक उपकरण की बात कौन करेगा, लेव वाइगोत्स्की करेंगे। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो जीन पैजे इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और कितनी स्टेज दी थी, 4, 4 अवस्थाएं जो इन्होंने बताई थी। BF स्किनर जिनका संबंध पुनर्बर्नर से है, ठीक है, ये व्यवहारवाद से इनका जो संबंध है, तो ये सारी चीज़ें इनकी इसकी बात ये नहीं करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, इन दोनों लोग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, पहले पूछा जाता था बट अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। इन्हीं दोनों लोग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जीन पैजे से और लेव वाइगोत्स्की से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है, एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना। देखिए ये कहना आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसे में हम कहीं ना कहीं किसी एक लिंग को, ठीक है, ज़्यादा महत्व देंगे। हमें क्या करना है, मिश्रित समूह बनाना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। यहाँ पर क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, हम क्या करें, लड़कों और लड़कियों दोनों का जो है मिश्रित समूह बनाएं, उसके साथ साथ जो है उनके विचार विमर्श, एक दूसरे से जो है इंटरेक्ट करें, बच्चे एक दूसरे से वार्ता करें। ठीक है, यानी बातचीत करें, तो इससे क्या होगा, जो बच्चे की स्किल होगी, जो थिंकिंग होगी, वो क्या होगी, डेवलप होगी, उसका संज्ञानात्मक विकास जो है बेहतर होगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। हमें क्या करना चाहिए, मिश्रित लिंग समूह बनाना चाहिए, साथ ही साथ उनके जो है विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना चाहिए। लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना नहीं, हमें उपेक्षा नहीं करनी है छात्र की। ठीक है, छात्र जो भी चीज़ें क्लासरूम में लेकर आया वो इम्पॉर्टेंट है, हमें क्या करना है, उसको एज ए एसिड के रूप में यूज़ करना है, संसाधन के रूप में यूज़ करना है। ठीक है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी है। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना नहीं, ये कहना आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी जो हमारे समाज में पहले से जो चीज़ें चल रही हैं कि लड़कियां जो है घरों के काम करती हैं, लड़के बाहर के काम करते हैं, लड़कियां जो है मैथ में कमज़ोर होती हैं, लड़के मैथ में अच्छे होते हैं, ये क्या है, हमारे समाज ने बनाया हुआ है, रूढ़िबद्ध धारणा है, इनको हमें प्रबल नहीं करना है। ठीक है, कम करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट है, अध्यापक को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए, एक समस्या नहीं। बहुभाषिता एक समस्या नहीं है, क्योंकि भारत का एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। विभिन्नताओं में एकता का देश है। तो क्या ये हमारे लिए समस्या है? नहीं, हमारे लिए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक संसाधन है, ठीक है। हमें और दूसरे लोगों की भी भाषा जानने का जो है मौका मिलता है, उनकी जो है चीज़ों को, उनके कल्चर के बारे में समझने का जो है कहीं ना कहीं मौका मिलता है। हम उनसे रिलेटेड कई सारी चीज़ें जो है जान सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या करती है, बच्चे को सीखने में हेल्प करती हैं चीज़ें, ठीक है। उनका जो स्किल होती है वो डेवलप होती है, संज्ञानात्मक विकास बेहतर होता है, ठीक है। एक व्यवस्थागत मुद्दा है, नहीं एक रुकावट तो होगा नहीं। ये क्या होता है, एक गुण और साधन होता है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है, ठीक है। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, ठीक है। जो बच्चा प्रतिभाशाली है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, क्रिएटिव है, सृजनात्मक है, तो हम ऐसे बच्चों को विशिष्ट निर्देश नहीं देंगे। ये कहना आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे को निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बच्चा तो खुद ही क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से सॉल्व करेगा, ठीक है। क्योंकि ये बच्चे गिफ्टेड है, तो क्वेश्चन को क्या करेंगे, बहुत ही तीव्र गति से सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे वे में, ठीक है। तो हमें इन्हें जो है प्रश्न सॉल्व करने के लिए निर्देश नहीं देना पड़ता है, ठीक है। रटने पर आधारित परीक्षा देकर नहीं, ऐसे बच्चों को रटने पर आधारित नहीं शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे बच्चों को क्या देना चाहिए, चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो इनकी स्किल होती है काफ़ी अच्छी होती है, इनका जो IQ है 140 प्लस होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इनके अंदर होती है, चीज़ों को बहुत ही तीव्र गति से सॉल्व करते हैं, सोचने की जो तर्क करने की जो क्षमता होती है बहुत बेहतर होती है, ठीक है। तो इन बच्चों को क्या करना चाहिए, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। जैसे कि मान लीजिए एक क्लासरूम है, इसमें एक आपका सामान्य बच्चा भी है, एक प्रतिभाशाली बच्चा भी है, ठीक है। तो अगर हम जो कार्य सामान्य बच्चे को देंगे वही कार्य प्रतिभाशाली बच्चे को भी देंगे, तो जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो क्या करेगा, इस कार्य को बहुत ही तेजी से कर लेगा, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन एक सामान्य बच्चा जो है 10 मिनट में सॉल्व कर रहा है, एक गिफ्टेड चाइल्ड एक ही मिनट में सॉल्व कर ले, ठीक है। तो ये बच्चा क्या करेगा, अगर हम इनको चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं देंगे तो ये क्लासरूम में निरस्ता महसूस करेंगे, ठीक है, बोरियत फील करेंगे, क्योंकि ये सामान्य बच्चों से पहले ही चीज़ों को कर ले रहे हैं। तो हमें ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये क्या कहती है, हमें सभी बच्चों को इंक्लूड तो करना है, समाहित तो करना है, ठीक है। एक क्लासरूम में दृष्टिबाधित छात्र भी हो सकता है, श्रवण बाधित छात्र भी हो सकता है, गिफ्टेड चाइल्ड भी हो सकता है, प्रतिभाशाली बच्चा भी हो सकता है और सामान्य बच्चा भी हो सकता है, ठीक है। सभी प्रकार के बच्चों को तो आप शामिल कीजिए, बट कैसी शिक्षा दीजिए, एज पर नीड एजुकेशन दीजिए, जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें भी प्रोवाइड करिए, ठीक है। यही बात आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है, समावेशी शिक्षा कहती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो। अभिमुखी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से अभिसारी चिंतन नहीं, हमें बच्चों में क्या डेवलप करना है, अपसारी चिंतन, ठीक है। यानी बच्चा क्या करे, एक ही समस्या को कई तरीके से सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चे के सामने रखने हैं। तो ये नहीं होगा आपका यहाँ पर, सी ऑप्शन सबसे करेक्ट है। नेक्स्ट है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि जो पठन वैफल्य होता है ये किससे संबंधित है, पठन संबंधी विकार होता है। इसमें कि बच्चा क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं उनको रिवर्स पढ़ता है, जैसे कि वाच को वो सा पढ़ेगा, ठीक है, बी को डी पढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें बच्चे प्रदर्शित करते हैं, बच्चे को जो है पढ़ने में थोड़ी सी उसको जो है किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, पठन संबंधी आपका विकार होता है, ठीक है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, तो उसमें जो ईशान अवस्थी होते हैं उनको डिसलेक्सिया होता है, पठन वैफल्य होता है, जिसमें कि वो चीज़ों को क्या करते हैं, रिवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए जो चीज़ें, जो बच्चा जो है पढ़ेगा चीज़ों को गलत, वो लिखेगा भी गलत ही, ठीक है। तो इसलिए जो बच्चे की पढ़ने और लिखने की कौशलता का विश्लेषण जब आप करेंगे तो इससे जो है पठन वैफल्य वाले बच्चों की पहचान होगी। क्योंकि जो इन बच्चों का IQ ऐसा नहीं कि बहुत ही लो होता है, सामान्य बच्चों, एक एवरेज बच्चा के अंदर भी ये जो समस्या है वो हो सकती है, डिसलेक्सिया वाली जो प्रॉब्लम है एक सामान्य बच्चे के अंदर भी हो सकती है, क्योंकि ये एक प्रकार का विकार होता है आपका, ठीक है। इससे बच्चे की जो IQ होती है उससे संबंध नहीं होता है इसका। तो यही ऑप्शन चाहिए,
उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके नहीं, ये कहना आपका गलत है। उनके सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर नहीं, एक सामान्य बच्चा की तरह ही ये समाज में बिहेव कर सकता है, व्यवहार कर सकता है, ठीक है। क्योंकि बस इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो नहीं होगा। पूर्ण शारीरिक व्यवस्था प्रशिक्षण द्वारा नहीं, एक स्वस्थ बच्चा भी हो सकता है, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयुक्त नहीं है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब देखिए, जो आंशिक दृष्टि वाला विद्यार्थी यानी थोड़ा बहुत वो चीज़ों को देख पा रहा है, तो बोलती पुस्तकें, स्पर्शनीय सूचना पट, ठीक है, ये तो सही होगी। यानी जब बच्चा जो है दृष्टिबाधित है एक तरीके से, या फिर थोड़ा बहुत देख पा रहा है, तो ऐसे में अगर हम बच्चे को बोलती पुस्तकें लाएंगे, ठीक है, बच्चा देख नहीं पा रहा चीज़ों को बट सुन तो पाएगा। इसके साथ साथ जो स्पर्श करने वाली चीज़ें होती है, जैसे कि आपकी ब्रेल लिपि हो गई, तो उससे भी बच्चा क्या करेगा, अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें उस ऑप्शन को बताना है जो उपयुक्त नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट, यही बात आपके यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। बच्चा पहले से ही क्या है, आंशिक दृष्टि वाला है, थोड़ा बहुत चीज़ों को देख पा रहा है, तो ऐसे में उसके सामने छोटी छोटी चीज़ें प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। यानी छोटी मुद्रण वाली, जैसे छोटी लिखावट वाली, जिसमें बहुत छोटा छोटा लिखा हो सब कुछ, ठीक है, वैसी चीज़ें प्रस्तुत करेंगे तो बच्चा उसको पढ़ ही नहीं पाएगा, तो उस चीज़ का क्या मतलब निकला, ठीक है। तो यही क्या होगी, यही उपयुक्त सामग्री नहीं होगी, तो यही ऑप्शन आपका सही है। बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चा आंशिक दृष्टि वाला है यानी थोड़ा बहुत देख सकता है, तो ऐसे में हम उसको बड़े आकार वाली जो है मुद्रित पुस्तकें दिखाएंगे, तो हो सकता है कि वो जो है उन चीज़ों को पढ़ ले, है ना। तो ये बात भी आपकी सही थी, तो इसलिए नहीं होगा। त्रिविमी नक्शे व चार्ट, इससे भी बच्चा जो है अच्छी तरीके से सीख पाएगा, तो ये भी उपयुक्त जो है होगा। तो ये तीन तो क्या थे, उपयुक्त थे, तो इसलिए तीनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे, क्योंकि हमसे निगेटिव ऑप्शन पूछा था। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। इसके बारे में तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया जस्ट ऊपर ही। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान करना नहीं, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान नहीं करना है, हमें नियमित विद्यालय में ही बच्चों को भेजना है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये क्या कहती है, ठीक है, जो समावेशी शिक्षा है ये क्या कहती है, कि हम एक ही क्लासरूम में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। मान लीजिए इसी क्लासरूम में एक दृष्टिबाधित छात्र है, ठीक है, एक श्रवण बाधित छात्र है, और एक जो है प्रतिभाशाली छात्र है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, एक मान लीजिए इसमें गिफ्टेड चाइल्ड है, ठीक है, एक मिनट ये नहीं हो रहा है, ठीक है, गिफ्टेड चाइल्ड है, और एक क्या है, सामान्य बच्चा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसी बच्चे की नीड है यानी जैसी बच्चे की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बट हम एजुकेशन सभी बच्चों को देंगे। बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। इसके साथ साथ हो सकता है कि बच्चे के अंदर कोई डिसेबिलिटीज़ भी हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एज पर नीड एजुकेशन देंगे बच्चे को, ठीक है, एज पर नीड यानी क्षमता के आधार पर जो है शिक्षा देंगे। जो दृष्टिबाधित छात्र है इसके लिए क्या करेंगे, हम ब्रेल लिपि लाएंगे, ठीक है, जो स्पर्श करने वाली चीज़ें हैं वो उस बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। जो श्रवण बाधित छात्र है इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चित्रात्मक चीज़ें प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। जो गिफ्टेड चाइल्ड है इसको हम चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो सामान्य बच्चा है इसको भी जो है, अगर इसको किसी तरीके की चीज़ें नहीं समझ आ रहे हैं तो हम अपनी टीचिंग मेथड में जो है चेंज लाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से, ठीक है, एक ही क्लासरूम में अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि बच्चों को चीज़ें समझ में आए, और जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे, यानी सिस्टम में क्या करेंगे, अपने चेंज लाएंगे। यही आपकी समावेशी शिक्षा कहती है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है। दार्शनिकता है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, यही बात आपकी समावेशी शिक्षा कहती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। देखिए, जब भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो, ये अलग करने की तो बात करेगी ही नहीं। तो देखिए, तीन ऑप्शन में तो आपका ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। पृथक करना यानी कि अलग करना, यहाँ पर भी अलग करना, दो ऑप्शन आपके ऐसे ही कटेंगे, ठीक है। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करके उन्हें नामांकित करना, ठीक है, ये भी क्या करना है, नामांकित करना, लेवलिंग करना। तो तीन निगेटिव वर्ड आपको यहाँ पर मिल गए, तो हमें सिंपल सा पता चल गया कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। तो इस तरीके से भी अपने राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, ये
क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को डैश विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएँ। ये बात बिल्कुल सही है, हमें विद्यार्थी की सहायता करनी चाहिए। जहाँ पर विद्यार्थियों को सीखने में जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में बच्चे को क्या करना चाहिए, थोड़े से हेल्प प्रोवाइड कर देनी चाहिए ताकि बच्चा जो है खुद चीज़ों को सीख पाए। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये तो करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनकी योग्यता आधारित समूह बनाना चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया विद्यार्थियों को अलग तो करना ही नहीं है, वर्गीकृत नहीं करना है, क्योंकि आपकी ये क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा के खिलाफ हो जाएगा। हमें बच्चों को समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। साथ ही साथ लेबलिंग, नामांकित तो उनको करना ही नहीं है। ठीक है, तो अब सेकेंड ऑप्शन तो आपका बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होने वाला। तो देखिए इसमें सेकेंड है आपका, तो ये ऑप्शन कट गया यहाँ पर, और इसमें डी में भी सेकंड है, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। अब हमें इसमें और इसमें चेक करना है। देखिए अब थर्ड इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, तो थर्ड तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों में दे रखा है तो सही ही होगा। सिर्फ हम पांचवें ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, हमें अपना राइट आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधियों को अपनाना चाहिए। नहीं, हमें मानक विधियों को नहीं अपनाना चाहिए, और जो कक्षा में विविधता है इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इसको महत्व देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, हमें क्या करना चाहिए, इसको एक ऐसे टेक्स्ट संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर दे रखा है उपेक्षा करनी चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया। तो हमें सिंपल से पता चल गया हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, कि इस तरीके से अपने एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम नहीं होता है। ठीक है, और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं। आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ने मत बैठिए, जो इस तरीके के क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी किया, इसमें हमें पता था कि सेकंड वाला नहीं होगा, तो सेकंड वाला यहाँ पर भी दे रखा था, यहाँ पर भी दे रखा, तो कट हो गया। फिर हमने देख लिया कि यहाँ पर थर्ड, फर्स्ट थर्ड तो इसमें भी दे रखा है, फर्स्ट थर्ड इसमें भी दे रखा है, सिर्फ हमें फाइव वाला चेक करना था, क्योंकि इसमें दोनों में दे रखा है, तो दोनों में दे रखा है, तो दोनों आपका सही होगा ही। ठीक है, तो हम 5 को सिंपल से चेक कर लेंगे, हमें राइट आंसर पता चल जाएगा। यहाँ पर थर्ड का देखिए क्या दे रखा था, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना, इसमें वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। ठीक है, बच्चों में क्या करना चाहिए, संवाद परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि बच्चा एक दूसरे से सीख सके। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड और फर्स्ट क्या था, आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े थे, तो इसलिए थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा, पर थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। कुछ ही क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिया हुआ था। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके पेपर 2 के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराकर, तो देखिए ये तो प्रभावशाली पद्धति होगी, बट हमें क्या बताना है कौन सा प्रभावशाली पद्धति नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं होगा यहाँ पर। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थी एक दूसरे से समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी क्या होगी, प्रभावशाली पद्धति होगी, तो ये भी नहीं होगा आपका। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, ये भी बात क्या है, सही है। ये भी क्या होगी, बच्चों को सीखने में हेल्प करेगी, प्रभावशाली पद्धति होगी। ठीक है, बट हमें बताना है कौन सा प्रभावशाली पद्धति नहीं हो, तो 3 ऑप्शन तो नहीं होंगे, तो हमें सिंपल सा पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी होगा। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर ध्यान न देना पड़ा। नहीं, ये बात आपका कहना बिल्कुल गलत है, यही जो है प्रभावशाली पद्धति नहीं होगी। ठीक है, तो यही बात आपके यहाँ पर सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप चलिए देखते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन सही दिखेंगे। बच्चों के अधिगम में शारीरिक व सांवेगिक अवस्था का कोई आपसी संबंध नहीं होता। देखिए जो बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य होता है और जो उसका इमोशनल होता है, यानी कि संवेगिक अवस्था होती है, वो क्या होती है, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना, विकास के जो क्षेत्र होते हैं PCSC, ठीक है, जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी कि शारीरिक विकास होता है, शारीरिक स्वास्थ्य कह लीजिए आप इसको। इसके साथ साथ जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो सामाजिक विकास होता है, ये दोनों एक ही में काउंट होता है, और जो संवेगात्मक विकास होता है, जो विकास के चारों क्षेत्र होते हैं, ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। यानी बच्चे का अगर शारीरिक विकास अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो उसका जो संज्ञानात्मक विकास है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर उसका
संज्ञानात्मक विकास अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो उसके जो सोशियो विकास यानी सामाजिक विकास है उस पर भी वो चीज़ प्रभाव डालेगी। उसके बाद में जो संवेगात्मक विकास है उसको भी वो चीज़ क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। तो ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि आपसी संबंधियों का कोई प्रभाव नहीं होता, कि भूमिका नगण्य होती है। ठीक है, तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर वैसे भी आप देखें तो देखिए तीनों बात एक ही कह रखी है, कोई आपसी संबंध नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता, कि भूमिका नगण्य होती है। तीन ऑप्शन तो आपके करेक्ट होंगे नहीं, एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप अपने ऑप्शन तक पहुँच सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। देखिए जो कक्षा में जब हम प्रभावशाली अधिगम जो है बच्चे को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ऐसे में हम भयावह वातावरण तो प्रस्तुत नहीं करेंगे। ठीक है, प्रतिस्पर्धी यानी कंपटीशन वाला वातावरण तो हम बच्चों को बच्चे के सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे। यहाँ पर भी प्रतिस्पर्धी दे रखा है तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। यहाँ पर क्या होगा, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए क्या करेंगे, सहयोगी, बच्चा सहयोग से जो है चीज़ों को सीखे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करे। ठीक है, तो सहयोगी वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धी यानी कॉम्पिटिशन वाले वातावरण के। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। वे कार्य देना जो बहुत सरल है, नहीं, हमें बच्चों को सरल और जटिल दोनों कार्य देने चाहिए। ठीक है, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। देखिए जब भी कंपटीशन की बात है, प्रतियोगिता की बात है तो वो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये प्रभावशाली पद्धति नहीं होगी क्योंकि इसमें गला काट प्रतियोगिता है, एक दूसरे से कंपटीशन होता है। ठीक है, तो इसमें बच्चे का सिर्फ कंपटीशन, एक बच्चे से दूसरे बच्चे से जीतने में फोकस होता है, सीखने पर नहीं फोकस होता है। पहाड़ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी नया कौशल सीख रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, नहीं, हमें विद्यार्थी के सीखने पर फोकस करना है, कार्य पूर्ण करने पर बल नहीं देना है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए पहाड़ क्या होता है, इस बार आपके सीटेट के एग्जाम में एक नया वर्ड देखने को मिला जो आपका 21 जनवरी को एग्जाम हुआ, इसमें नया वर्ड देखने को मिला क्या, आलम्बन। ठीक है, आलम्बन का मतलब भी क्या हो गया आपका, पाड़ ही। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जो वर्ड होते हैं वो इंग्लिश में याद करिए। स्कैप फोल्डिंग, स्कैप फोल्डिंग आपका क्या होता है, यानी जहाँ पर बच्चा अटक रहा है, मान लीजिए वो कोई नया कौशल जो है सीख रहा है, जैसे कि आप क्या करते हैं, छोटा बच्चा होता है वो भी लिखना सीख रहा है तो आप क्या करते हैं, उसका थोड़ा सा हाथ पकड़ के लिखवाते हैं वहाँ पर। तो क्या कर रहे हैं आप, उसको स्कैप होल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पाड़ प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चा जब कोई नया कौशल सीख रहा है तो आप उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी मदद दे रहे हैं। पहले आप हाथ पकड़ के लिखवाते हैं, फिर कुछ टाइम बच्चा क्या करता है, खुद से चीज़ों को लिखने लगता है। ठीक है, तो आप क्या करें, जब बच्चा नया कौशल सीख रहा है तो उसको थोड़ी सी स्कैप फोल्डिंग प्रोवाइड करें। जैसे कि बच्चा जब साइकिल चलाना स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में तो साइकिल चला नहीं पाता है, तो जो उसके पेरेंट्स होते हैं या फिर जो उसके फ्रेंड होते हैं क्या करते हैं, पीछे से साइकिल को थोड़ा सा पकड़ के रखते हैं। ठीक है, वहाँ आपने वहाँ पर क्या किया, उसको स्कैप फोल्डिंग प्रोवाइड कर दी, बच्चा बाद में फिर खुद ही साइकिल चलाना सीख जाता है। तो हम क्या करें, जब बच्चा नया कौशल सीख रहा है तो थोड़ी सी उसको मदद प्रोवाइड कर दे, हेल्प प्रोवाइड कर दे, जिससे कि बच्चा खुद चीज़ों को सीख जाए। ठीक है, इसी को जो ले वाइगोस्की वो क्या कहते हैं, पाड़ कहते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है किसने दिया है, ले वाइगोस्की ने, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 3 क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, उसके बाद खत्म। अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया। देखिए अधिगम कैसी प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, सरल प्रक्रिया नहीं होती है, तो सरल तो आपका यहाँ पर पहले ही कट जाएगा। एक जटिल प्रक्रिया और क्या है, सक्रिय प्रक्रिया, यहाँ पर निष्क्रिय दे रखा है तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विभिन्नता को डैश चाहिए। देखिए जो बच्चा है, ठीक है, वो उसके अंदर कई तरह की विभिन्नता है। एक तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, उसके साथ साथ बच्चा जो है अलग अलग समाज से आया हुआ है, अलग अलग उसकी संस्कृति है, अलग अलग बच्चे का जो है धर्म हो सकता है, अलग अलग उसकी भाषा हो सकती है। तो जो विभिन्नता है बच्चे के अंदर, इसको क्या करना चाहिए, एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए एज ए टीचर। ठीक है, क्योंकि भारत का एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, यहाँ पर अनेक भाषाएँ बोली जाती है, अलग समाज के लोग हैं, अलग संस्कृति के लोग हैं, तो क्या करते हैं, इनको हम एक रुकावट के रूप में देखते हैं, नहीं, ये क्या है, एक संसाधन है हमारे लिए। ठीक है, तो इसको क्या करना चाहिए, एज ए टीचर के रूप में इन चीज़ों को समझना चाहिए, सम्मान करना चाहिए इनका। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अनदेखा करना ये गलत है, अपेक्षित करना गलत है, टालना भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक
डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। यानी बच्चे की जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग शिक्षिका क्या कर रही है, अपनी टीचिंग मेथड को चेंज कर रही है। तो ये क्या होगी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, यानी सिर्फ पुस्तक के को ही ध्यान में रख करके बच्चों को एजुकेशन दी जाए, नहीं, हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करनी है, बच्चे को केंद्र में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं कि बस पुस्तक के ज्ञान को बच्चे के अंदर भर देना। ठीक है। व्यवहारवादी तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपके स्किनर आ जाएंगे, थॉर्नडाइक आ जाएंगे, जो लोग पुनर्वलन की बात करेंगे, उद्दीपक अनुक्रिया की बात करेंगे, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए अध्यापक केंद्रित नहीं होगा, हमें बाल केंद्रित शिक्षा देनी है बच्चों की। ठीक है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान रख करके एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसी बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, अपनी टीचिंग मेथड में चेंज लाएंगे, यही आपकी प्रगतिशील शिक्षा कहती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद खत्म। ठीक है। और 10 तक देख लेते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन रह गया आपका यहाँ पर। बच्चों को विद्यालय में असफल होना साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाशी कमियां हैं और उन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। नहीं, प्रत्येक बच्चे के अंदर क्या है, सीखने की क्षमता है। ठीक है। बच्चे के अंदर कमी नहीं होती है, हमारे सिस्टम के अंदर कमी होती है। ठीक है। बच्चा फेल हो गया यानी सिस्टम फेल हो गया, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कमी रह गई, इस वजह से जो बच्चा है वो चीज़ों को सीख नहीं पाया। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है, ये कहना आपका बिल्कुल गलत है। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। नहीं, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, चाहे बच्चा वंचित पृष्ठभूमि से है, किसी भी पृष्ठभूमि से। प्रत्येक बच्चे के अंदर क्या सीखने की एबिलिटी होती है, क्षमता होती है। तो ऐसा नहीं कि वंचित पृष्ठभूमि वाला बच्चा नहीं सीख सकता, तो ये कहना, तीनों बातें आपके यहाँ पर गलत है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ठीक है। विद्यालय कहीं ना कहीं बच्चों की जो आवश्यकताएं थी, जो नीड थी, उनको पूरा नहीं कर पाया। ठीक है। कहीं ना कहीं उनकी रुचि को पूरा नहीं कर पाया, जिस वजह से बच्चा क्या हो गया, चीज़ों को सीख नहीं पाया और वो असफल हो गया। तो सिस्टम फेल होता है, बच्चा नहीं फेल होता है। तो यही बात आपकी जो है एनईपी भी कहती है, एनसीएफ भी कहती है। ठीक है। एनसीएफ भी कहती है, एनईपी भी कहती है कि हम अपने सिस्टम में चेंज लाएंगे अगर बच्चे को जो है सीखने में प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है। बच्चे में कमी नहीं निकालनी है आपको बेसिकली सीटेट के एग्जाम में। तो ये सारे जो है आपके यहाँ पर गलत होंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये सब आपके क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए मैं वीडियो के बीच में भी आप लोगों को लाइक से सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलती हूँ, क्योंकि फ्लो थोड़ा सा ख़राब होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और देखिए आपके कितने स्कोर हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। इसके अलावा आप में से जो भी अभ्यर्थी सीटेट के नोट्स चाहिए, बिल्कुल फ्री नोट्स है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं करना है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए हैं, जो क्लासेस के पीडीएफ होते हैं। इसके साथ साथ जो 3rd to 5th के एनसीईआरटी के नोट्स हैं वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए। ईवीएस के साथ साथ जो पेपर 2 है आपका 6 to 8 का, ठीक है, एसएसटी का हो गया, सामाजिक विज्ञान आपका हो गया। ठीक है। वही एसएसटी। इसके साथ साथ जो आपका साइंस है, मैथ है। ठीक है। मैथ साइंस वालों के लिए स्पेशल मैंने जो है बहुत ही अच्छे नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में वो नोट्स हैं। अगर आपने उन नोट्स को रीड कर लिया तो आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत ही अच्छे स्कोर करेंगे। बहुत हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। ठीक है। तो आप लोग एक बार उन नोट्स को जरूर देखिए, बहुत ही शॉर्ट वे में बनाए गए हैं वो नोट्स। ठीक है। और एसएसटी का भी मेरे पास नोट्स है, तो आप लोग चाहो तो नोट्स को जो है डाउनलोड कर सकते हो और रीड कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से जो है आप लोग उन नोट्स को जरूर डाउनलोड करें। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो जो भी व्यक्ति पहले से जुड़े होंगे टेलीग्राम चैनल को, तो उनको तो सारी चीज़ें जो है मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। अगर आप जो है अभी जुड़ेंगे टेलीग्राम चैनल पे तो आप लोगों को भी जो है सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी। इसके साथ साथ जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है वो भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है। अगर आप खुद से नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे तो, क्योंकि मैं खुद के नोट्स को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा।
आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसकी जो पहले की क्लासेस है एक बार जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको कराया। अगर आप उन क्वेश्चनों को देख लेते तो आप डेफिनेटली अपने जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, दोनों के क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।